अभी 7वां प्रश्न देखते हैं। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े किसी आयताकार बाग की बाहरी सीमा की चारों ओर समान चौड़ाई वाली एक पगडंडी तैयार की गई है। पगडंडी मतलब होता है रास्ता। यदि पगडंडी का क्षेत्रफल 456 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखिए, जो ये यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये आयताकार बाग है। देखिए, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार बाग है। तो इस आयताकार बाग की लंबाई कितनी है? ये देखिए, बाग ये है, अंदर वाला बाग है, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये बाग है। तो ये 40 मीटर लंबाई है इस बाग की और 30 मीटर चौड़ाई। देखिए, यहां से यहां तक ये 40 मीटर है और ये चौड़ाई इसकी 30 मीटर है। और यही जो बाग है, इसके चारों ओर देखिए रास्ता बनाया गया है। ये जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये रास्ता है। जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, जो डार्क किया गया, वो रास्ता है। तो यहां पे क्या है कि ये जो बाग है, इसके चारों ओर रास्ता है, लेकिन जो रास्ता है उसी की चौड़ाई अपने को निकालना है। ये जो रास्ता है, इसी की चौड़ाई निकालना है कि रास्ता कितना चौड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे इस रास्ते की चौड़ाई को x मीटर माना है। तो हल में आएंगे, माना कि पगडंडी, पगडंडी मतलब रास्ता की चौड़ाई x मीटर है। जो पगडंडी है, ये चारों ओर बनी हुई ना पगडंडी, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कितना है? x मीटर। हमें x का ही मान निकालना है। तो जब इसकी चौड़ाई हमने मान लिया x, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? अब देखिए, यहां से केवल बाग की लंबाई 40 है, लेकिन इधर x मीटर रास्ता बढ़ गया, इधर x मीटर रास्ता बढ़ गया, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? जिसको हम बोल सकते हैं पगडंडी सहित बाग की लंबाई। ये कितनी हो जाएगी? तो यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी होगी? 40 में x इधर जुड़ जाएगा, x इधर जुड़ जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा? देखिए, 40 में x और x दो बार क्यों जुड़ रहा है, समझा आपको? क्योंकि इधर भी x मीटर इसकी चौड़ाई बढ़ रही, इधर भी x मीटर बढ़ रही। तो ये यहां से यहां तक पूरा 40 है, x इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया, तो पूरा जोड़ लेंगे तो 40 प्लस x कितना हो जाएगा? 40 धन 2x मीटर। ये हो जाएगी पगडंडी सहित बाग की लंबाई। ऐसे देखिए, पगडंडी सहित ये बाहर की बाग की चौड़ाई, तो 30 इधर है, x इधर बढ़ेगा, x इधर बढ़ेगा, तो x देखिए, ये चौड़ाई 30 है, x इधर बढ़ गया चौड़ाई और x इधर बढ़ गया, तो 30 में x इधर वाला जोड़ेंगे, x इधर वाला जोड़ेंगे, तो देखिए चौड़ाई हो गया 30 प्लस x, तो 30 प्लस 2x, ये पूरा चौड़ाई हो गई। तो अंदर की लंबाई 40 मीटर बाग की, और ये रास्ता जो है, इसकी लंबाई, रास्ते सहित बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 धन 2x। ऐसे अंदर का बाग की चौड़ाई 30 मीटर है, रास्ते सहित बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 2x। अब हमें निकालना है कि ये जो पगडंडी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। कि जैसे पगडंडी का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? जो देखिए, बाहर बाहर का जो ये पगडंडी बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे? ये पूरा बाहर वाले भाग से जो बाहर वाली लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो पूरा क्षेत्रफल आएगा, और अंदर वाली लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो अंदर का क्षेत्रफल आएगा। इस पूरे क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो पगडंडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहां से देखिए, पगडंडी का क्षेत्रफल बराबर बाहरी आयत का क्षेत्रफल, ये जो बाहरी आयत है उसके क्षेत्रफल में अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, मतलब बाग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 40 प्लस 2x, चौड़ाई कितना है? 30 प्लस 2x। ये देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई 40 प्लस 2x गुणे 30 प्लस 2x माइनस, और ये बाग की लंबाई गुणे चौड़ाई 40 गुणे 30।
ये हो जाएगा पगडंडी का क्षेत्रफल। और यहाँ पगडंडी का क्षेत्रफल दिया है 456, मतलब ये पगडंडी का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना हो जाएगा 456। अब इसी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वर्ग समीकरण बनेगा और उस वर्ग समीकरण को हमें हल करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है परंतु पगडंडी का क्षेत्रफल 456 मीटर स्क्वायर है दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों का गुणा करके जो माइनस करके आएगा ये पगडंडी का क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए यही लाइन लिखा है इसने, यही जो लाइन है इसको वहां पे लिखा हुआ, केवल इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। ये देखिए यहाँ ये देखिए इसको पहले लिख दिया इसको बाद में। अब यहाँ पे गुणा करना है, गुणा करना आपको आता है 40 का 30 से गुणा, 40 का 2x से गुणा, 2x का 30 से गुणा, 2x का 2x से गुणा और ये 40 का 30 से गुणा, ये 1200 कट जाएगा। 80x और 60x जोड़ेंगे तो 140x हो जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर 80x और 60x जोड़ेंगे 140x और ये 456 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सब में 4 से भाग जा रहा है क्योंकि सब 4 से कट रहे हैं तो 4 से भाग दे दिया, वर्ग समीकरण बन गया। इस वर्ग समीकरण का गुणनखंड कर लिया। ये देखिए गुणनखंड किया, गुणनखंड करना आपको आता है कि एक ऐसा गुणनखंड चाहिए गुणा करने पे आए आपको 456 जोड़ने या घटाने पे 140, सॉरी गुणा करने पे 114 जोड़ने या घटाने पे 35। तो देखिए यहाँ पे 38 और 3 लिया है, 38 में 3 का गुणा करेंगे तो 114 आएगा और 38 में, अब इसको जो ऐसे लिखा आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना चाहिए। ये देखिए ऐसे बना के यहाँ ऋण 114 तो यहाँ पे आएगा 38 और 3, 38 बड़ी संख्या उसके सामने बीच वाला चिन्ह प्लस और 3 छोटी संख्या उसके सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। इस तरीके से ये 2 भाग हो गया तो यहाँ 35x को हम लिख देंगे प्लस 38x माइनस 3x और फिर 2 को साथ लेके जिसे कॉमन लेते गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे, x बराबर 3, x बराबर ऋण 38। और जो x के 2 मान मिल रहे हैं इसमें आप x माना क्या था आपने, x आपने माना था पगडंडी की चौड़ाई। तो चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान माइनस 38 नहीं होगा। तो x का मान कितना होगा 3, तो x का मान 3 आ गया। और x आपने क्या माना था, देखिए आपने माना था ना पगडंडी की चौड़ाई x और उसकी चौड़ाई ही हमें निकालना था। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा पगडंडी की चौड़ाई कितने मीटर है, 3 मीटर है। अगला क्वेश्चन 8वां, 4 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 840 है, वे संख्याएं कौन सी? अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो क्रमिक संख्याएं कैसे लेते हैं वो आपको देखना है कि हम कैसे क्रमिक संख्याएं लेते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, ज्यादातर आप गलती कर जाते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए कि कैसे करते हैं। कभी भी अगर आपको क्रमिक संख्याएं, क्रमिक प्राकृत संख्याएं लेनी है, क्रमिक प्राकृत संख्याएं, तो आप हमेशा ध्यान रखो एक एक के अंतर पे लेना है। x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर क्रमिक संख्या लेनी है तो उसमें 4 कितनी भी क्रमिक संख्या लेनी है, अगर उसमें एक एक का अंतर आपको करना है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर यही पे बोलता है क्रमिक विषम प्राकृत संख्याएं, क्रमिक विषम प्राकृत संख्याएं या फिर क्रमिक सम प्राकृत संख्याएं, ये देखिए क्रमिक विषम प्राकृत संख्याएं बोलता है या क्रमिक सम प्राकृत संख्याएं बोलता है, तो दोनों के लिए आपको 2-2 का अंतर लेना है।
क्योंकि विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसा दो दो का अंतर होता है, और सम संख्या 2 4 6 8 उसमें भी दो दो का अंतर होता है। तो आपको x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ऐसा दो दो का अंतर है। तो कभी जब आपको क्वेश्चन आता है तो ये चीज ध्यान रखिए कि क्रमिक प्राकृत संख्या है तो एक एक का अंतर, और क्रमिक विषम प्राकृत संख्या या सम प्राकृत संख्या है तो दो दो का अंतर आपको लेना है। अब जितना बोलते हैं, अगर दो क्रमिक संख्या बोलता है तो आप ये दोनों लीजिए, 3 बोलता है तो ये तीनों लीजिए, 4 बोलता है तो चारों लीजिए। ऐसे इसमें अगर 2 बोलता है तो ये 2 लीजिए, 3 बोलता है तो 3 लीजिए, 4 बोलता है तो 4 लीजिए। इस तरीके से आपको लेना है। अब चलिए चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। यहां पर 4 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्या बोल रहा है, तो चाहे प्राकृत संख्या बोले तो भी आपको ऐसे लेना। अगर प्राकृत की जगह यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोल दिया तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब भी प्राकृत संख्या ही होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं माइनस में होती है, ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं और 0 होता है। लेकिन उसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब भी होता है प्राकृत संख्या। तो चाहे कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या बोले चाहे प्राकृत संख्या, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 840 है, वे संख्याएं कौन सी हैं? तो माना कि वे क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक x है दूसरा x प्लस 1 है। एक को x मानेंगे दूसरा x प्लस 1, लेकिन 4 मानना है तो देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, 4 मान लिया ना, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इसमें सब में देखिए एक एक का अंतर, जो अभी आपको बताया था 4 मानने के लिए क्या क्या मानेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ये देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब इसमें क्या शर्त क्या है? शर्त बहुत आसान है कि ये जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 840 है। 1 2 3 4, ये जो चारों संख्याएं हैं उनका गुणनफल, तो सबके बीच गुणा छिपा हुआ, इनका गुणनफल कितना 840, सबका गुणा करके बराबर 840। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक ही स्टेप पे आके कठिन होता है। अगर आप बाय द वे ये सबका गुणा करने जाओगे तो आपका क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबका गुणा करेंगे तो x घाते 4 में आएगा, x घाते 4 में आएगा तो फिर आपको वहां पे मुश्किल हो जाएगी करने में। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे जोड़ी बनाने में गलती किया तो भी आपको मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने ये सोचा कि चलो इन दोनों का गुणा करके जोड़ी बना देते हैं, इन दोनों का गुणा करके जोड़ी बना देते हैं, तो भी आपका ये आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में जो हॉट्स है, जो टफ पॉइंट है, केवल इतना ही है कि आपको x और x प्लस 3 को साथ में लेके गुणा करना है, x प्लस 1 और x प्लस 2 को साथ में लेके गुणा करना है। अगर आप ये जोड़ी को चेंज किए तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जोड़ी ध्यान रखो कौन सा लेना है, x के साथ x प्लस 3 और x प्लस 1 के साथ x प्लस 2। बस अगर इतना काम आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आगे इजी हो जाएगा। चलिए, मैंने x और x प्लस 3 को साथ में लिया, x प्लस 1 x प्लस 2 को साथ में, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ देखिए शॉर्टकट गुणा किया, आप जरा कर लेना ऐसे, एक स्टेप में बढ़ा के दिखाता हूँ। x प्लस 1 और x प्लस 2 का गुणा करोगे तो x का x से गुणा x स्क्वायर, x का 2 से गुणा 2x, फिर 1 का x से गुणा 1x, फिर 1 का 2 से गुणा 2, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 3x। तो देखिए x स्क्वायर और 2x और x 3x प्लस 2। यहाँ डायरेक्ट गुणा किया है, ध्यान रखना है ऐसा। आप नॉर्मल गुणा करके इसको जोड़ोगे तो यहाँ 2x और x जोड़ के कितना हो जाएगा 3x। तो ये आपका हो गया। अब ये इसमें क्या हुआ, जोड़ी बनाने का फायदा देखिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट में भी x स्क्वायर प्लस 3x है, इस ब्रैकेट में भी x स्क्वायर प्लस 3x है, दोनों में x स्क्वायर प्लस 3x है। तो हम x स्क्वायर प्लस 3x को m मान लेंगे। अब m ही मानना जरूरी नहीं है, आप कोई भी दूसरा चरांक मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम m ही माने। तो जैसे x स्क्वायर प्लस 3x को मान लिया हमने, m मान लिया, तो जहां जहां x स्क्वायर प्लस 3x है वहां पे हम क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ है, इसकी जगह पे भी m रखेंगे, इसकी जगह पे भी m रखेंगे।
इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह m और इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह m, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 और 840 इधर ले लिया, -840 इक्वल टू 0। फिर m का अंदर गुणा करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m -840 इक्वल टू 0, इसका गुणनखंड करेंगे। अब इसका गुणनखंड आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे 840 आना चाहिए और इधर 2 आना चाहिए। तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 840, जोड़ने या घटाने पे 2, तो क्या क्या यहाँ देखिए 30 और 28। 30 में 28 का गुणा करेंगे तो 840 आएगा और 30 में 28 घटाएंगे तो 2 आएगा। बड़ी संख्या 30 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस और छोटी संख्या 28 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। इस तरीके से 2 भाग हो गए, तो इसका गुणनखंड करेंगे जहां पे m स्क्वायर प्लस 2m की जगह प्लस 30m माइनस 28m -840 इक्वल टू 0। बाकी आप जान ही रहे हो, 2 को साथ लेके कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन m आएगा तो m प्लस 30, यहाँ -28 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m प्लस 30 आएगा, m प्लस 30 कॉमन लेंगे तो m -28 आएगा। इस तरीके से एक बार m प्लस 30 इक्वल टू 0, एक बार m -28 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m का मान आ गया, m इक्वल टू -30 आएगा, m इक्वल टू 28 आएगा, लेकिन हमें m का मान तो चाहिए नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, m का जो हमने यहाँ पे माना था ना x स्क्वायर प्लस 3x, उसको दोबारा m की जगह पे रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने m को क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 3x, तो m की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3x फिर से रख देंगे। देखिए m की जगह पे इस वाले दो मिल रहा है ना, दोनों में रखेंगे। इस वाले m की जगह x स्क्वायर प्लस 3x तो प्लस 30 इक्वल टू 0, इस वाले m की जगह पे भी x स्क्वायर प्लस 3x -28 इक्वल टू 0, इस वाले m की जगह पे भी अपना x स्क्वायर प्लस 3x रख दिया, इस वाले m की जगह पे भी x स्क्वायर प्लस 3x रख दिया। अब यहां से आपको क्या हुआ कि 2 वर्ग समीकरण और बन गए। देखिए 1 2, अब ये 2 वर्ग समीकरण बन गए, तो इन दोनों वर्ग समीकरणों को हमें फिर से हल करना है और x के मान निकालने। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमें 2 मान मिलेंगे, इससे 2 मान मिलेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको जब आप करने जाएंगे तो ये देखो यहाँ थोड़ा अलग तरीका किया है। अगले स्टेप पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान ऋणात्मक अर्थात -30 नहीं हो सकता है। ये देखो इन्होंने एक दिमाग लगाया है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने क्या लगाया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 30, जबकि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान -30 नहीं हो सकता। तो मैं बोलूंगा कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। मतलब सही रहेगा लेकिन आपका बाय द वे मार्क्स कट सकता है। तो अगर आप लिखते हो तो यहाँ दिया है तो सही रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ऐसा मत करो। आप ये जो पहला समीकरण है इसको लीजिए और इस पहले समीकरण को आप तुलना करो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो a का मान कितना मिलेगा 1, b का 3, c का 30, b का 3, c का 30। तब आप निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1, c का 30, 9 माइनस 120 आया कितना, घटाएंगे तो -111। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में है तो फिर इस समीकरण, इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे भी ये कट करता हूं मैं, ये नहीं लिखना है, आप लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, इसलिए इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ये देखिए ऐसा कर लेना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो छोटा है जीरो से, मतलब ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। और जब मूल वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका मतलब आप उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हो। ये अलग बात है कि अगली क्लास में जैसे ही आप 11वीं में जाओगे तो इसका मान निकालना आपको सिखाया जाएगा। वास्तविक संख्या नहीं रहेगा फिर भी आप निकालना सीखोगे, लेकिन अभी आपको वास्तविक संख्या ही आपने पढ़ा है। वास्तविक संख्या के आगे भी जो संख्या होती है उसको आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको अपने लेवल पे बोलना है कि इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसके मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। फिर दूसरा समीकरण यहाँ से ये देखिए, ये जो दूसरा वाला है इस समीकरण को लीजिए। इसका तो गुणनखंड भी हो रहा है आसानी से, तो इसका आसानी से गुणनखंड हो रहा है, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करके हल किया तो x के 2 मान प्राप्त हुए, -7 और 4। अब यहाँ पे भी देखिए x के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, पर x वहां पे क्या बोला है कि धनात्मक संख्या है। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला है, तो हम ऋण वाला मान नहीं ले सकते, माइनस वाला नहीं ले सकते। तो x का मान 4 होगा, x का मान 4 हो गया। पहला अंक हमें 4 मिल गया, तो दूसरा x+1 मतलब 4+1 5 हो जाएगा। तीसरा x+2 तो 4+2 6 हो जाएगा। चौथा x+3 4+3 7 हो जाएगा। इस तरीके से एक संख्या 4 हो गई, दूसरी 5, तीसरी 6, चौथी 7। हमें 4 संख्या निकालनी थी और चारों संख्याएं हो गई क्या क्या, 4 5 6 7। तो इस तरीके से 4 क्रमिक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 5 6 7। इस तरीके से आपको इसको करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये जो कट किया है इसको आप, ये मैं आपको फोटो भेजूंगा तो इसको मत लिखना, बल्कि जो मैं आपको लिखाया हूँ इसको आप लिखना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी इसको भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, पर बेस्ट है। ठीक है।